Hello, students. Good morning, Suprabhat. Happy Sunday. Hope you guys doing well for your preparations. एंड आज की ये वीडियो स्पेशली टाइम मैनेजमेंट को लेकर बनाई गई है, क्योंकि अभी कुछ कमेंट्स ऐसे मिले और कुछ स्टूडेंट्स ने भी पर्सनली व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके इन क्वेश्चंस को पूछा है कि इस क्रूशियल टाइम में जो हमारे पास अभी 1 मंथ का टाइम बचा हुआ है, इस 1 मंथ के टाइम को कैसे हम हाईली यूटिलाइज कर सकें, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस भी कवर कर सकें और अपना स्कोर भी सही कर सकें। तो देखिए, मैं इस पर ये कहना चाहूँगा कि आपकी प्रेजेंट कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आप प्लानिंग कैसी कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करूंगा जिनका स्कोर प्री बोर्ड में बहुत अच्छा हो रहा है। इट मीन्स मोर देन 80% आपका अगर स्कोर प्री बोर्ड्स में है, क्योंकि कम से कम 1 से 2 प्री बोर्ड आप दे चुके होंगे, तो अपनी प्रेजेंट कंडीशन के बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। तो अगर आप मोर देन 70-80% स्कोर कर रहे हैं और उसके बाद भी सब्जेक्ट एनालिसिस करके आपको ये फिक्स करना चाहिए कि कौन से वो 3 सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें मुझे कम से कम डेली रिवीजन में रखना है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि हम रिवीजन कैसे करें। क्या हम बुक से रिवीजन करें, एनसीईआरटी पढ़ें, पीवाईक्यूज भी लगाएं, सैम्पल पेपर भी सॉल्व करें, वीडियोस भी देखें, लेक्चर्स भी देखें? इतना टाइम आपके पास नहीं है। आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। आपको सिर्फ एसएसटी नहीं पढ़ना, आपको हिंदी भी पढ़ना है, आपको इंग्लिश भी पढ़नी है, आपको कंप्यूटर साइंस भी पढ़ना है, साथ साथ आपको मैथ्स भी लगानी है। साइंस के 3 अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट्स, आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो भी प्रिपेयर करने हैं। तो इसके लिए मैं कहूँगा कि ड्यूरिंग एग्जाम टाइम एक कोटेशन बहुत फेमस है, ड्यूरिंग एग्जाम टाइम स्मार्ट सिलेक्शन इज मोर मैटर देन स्मार्ट प्लानिंग। आज के समय में, क्योंकि अब 20-30 डेज आपके पास है, इन 20-30 डेज में आप अगर बहुत प्लानिंग करेंगे, बहुत सारा टाइम टेबल बनाएंगे, उसके बाद में फिर डेली रूटीन बना बना के उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो उससे आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो सकेगी। लास्ट टाइम में हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या बहुत ज़्यादा फोकस करके पढ़ना चाहिए और किन चीज़ों को स्किप करना चाहिए। हालांकि स्किप करने के लिए कुछ भी नहीं है, 100% सिलेबस आपके सामने है बोर्ड एग्जाम में, लेकिन फिर भी अब देखिए, जब आप बात कर रहे हैं रिवीजन की, तो सबसे पहली बात यह है कि रिवीजन करना, इट मीन्स आपके लिए होता है कि हम बुक पढ़ रहे हैं तो रिवीजन हो रहा है, लेक्चर्स देख रहे हैं रिवीजन हो रहा है, और पीवाईक्यूज और सैंपल पेपर को सॉल्व करना ये हम अलग मान लेते हैं कि ये एक डिफरेंट प्रोसेस है। बस यहीं पर आपका टाइम ओवर यूटिलाइज हो रहा है, आप उसको ढंग से इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि आप दो दो अलग अलग चीजें इस समय नहीं कर पाएंगे। आप पीवाईक्यूज और सैंपल पेपर, इन दोनों को जब लगा रहे हो तो इसी को रिवीजन पर्पज से लगाइए। पीवाईक्यू लगाते टाइम में आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस आते होंगे, उनमें से मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आप, हो सकता है अच्छी प्रिपरेशन हो तो आप लगा भी लेते हो, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आते होंगे जिनके आंसर्स लिखने में या जिनको बताने में आपके पास डिफिकल्टीज आपको फेस करनी पड़ रही हो। तो अब क्या करना है कि जब आप पीवाईक्यू लगा रहे हैं, पीवाईक्यू लगाने के बाद जिन क्वेश्चंस का आंसर आपको नहीं आता, उनका आंसर रिवाइज करते हुए लर्न करिए। अलग से आपको एनसीईआरटी इस समय नहीं पढ़ना है, क्योंकि इतना टाइम आपके पास नहीं है। अकेले 20 चैप्टर्स के आसपास आपका एसएसटी में है, ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट में होगा भाई। फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में है, बायो में है। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। अब स्मार्ट प्लानिंग, स्मार्ट सिलेक्शन कैसे करना है, उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा। जैसे आप 3 सब्जेक्ट्स मिनिमम डेली कवर करिए। 3 सब्जेक्ट्स कवर करने का मतलब क्या है कि आप उसमें से एक सब्जेक्ट फिक्स कर दीजिए। अब अगर फिक्स करने की बात है तो मैं कौन सा सब्जेक्ट फिक्स करूं जो मुझे रोज रिवाइज करना है? डिपेंड करता है आपकी मैथ बहुत अच्छी है या आपकी साइंस बहुत अच्छी है।
या साइंस में कौन सा ऐसा पोर्शन है जिसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। कभी कभार बच्चे फिजिक्स अच्छा कर लेते हैं, बायो नहीं कर पाते, या कभी कभार बच्चे केमिस्ट्री अच्छा कर लेते हैं, फिजिक्स और बायो नहीं कर पाते। आपकी मैथ हो सकता है बहुत अच्छी हो, साइंस में प्रॉब्लम आती हो। तो मैथ साइंस, मैं थर्ड सब्जेक्ट का नाम नहीं लूंगा, कोई भी तीसरा सब्जेक्ट मत ऐड करिए। मैथ और साइंस में से कोई एक सब्जेक्ट डेली रिवीजन के लिए अपने अकॉर्डिंग फिक्स करिए। अपने अकॉर्डिंग फिक्स करने का मतलब यह है कि अगर मैथ में आपका स्कोर प्री बोर्ड्स में बहुत अच्छा जा रहा है, तो आप तब भी उसको मैं ये कहूंगा कि कम से कम 40-60 मिनट डेली मैथ रिवीजन को दीजिए। और साइंस में अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं जा रहा है, तो साइंस को फिक्स करिए अपने डेली रूटीन में कि इसे मुझे डेली रिवाइज करना है। रिवीजन इन द सेंस सैंपल पेपर और पीवाईक्यूज से, कि जब मैं सैंपल पेपर और पीवाईक्यू लगा रहा हूंगा तो मैं उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर बात करूंगा जिन कॉन्सेप्ट्स को मैं नहीं सॉल्व कर पाया। बस उन्हीं प्रॉब्लम्स को मुझे दोबारा से रिवाइज करके और उनको क्लियर करना है। नेक्स्ट है कि और दो सब्जेक्ट कौन से हैं जिनको हम साथ में लें। ये सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो टेम्परेरी होंगे। जैसे मान लिया कि आज आपने एसएसटी और इंग्लिश ले लिया, तो आपने एक या दो पीवाईक्यू एसएसटी का सॉल्व कर लिया, एक या दो पीवाईक्यू आपने इंग्लिश का सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट डे चेंज करिए, नेक्स्ट डे आप हिंदी भी लगाइए, नेक्स्ट डे आप उसके साथ एक और सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस ऐड कर दीजिए। अब क्या है कि इधर 20-30 डेज में जब आप ऐसे अल्टरनेट मेथड से कि आप एक सब्जेक्ट फिक्स करके चलेंगे और बाकी के दो सब्जेक्ट आप चेंज करते रहेंगे, तो मुझे लगता है कि आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। जब भी आप पढ़ने बैठें, पीवाईक्यू लगाने बैठें, तो बहुत लॉयल होकर पीवाईक्यू लगाइए। टेस्ट देने का मतलब ये नहीं होता, पीवाईक्यू लगाने का मतलब ये नहीं होता कि आपके पास मोबाइल फोन है, आपके पास लैपटॉप है, आपके पास कंप्यूटर है, तो आप टैबलेट का, कंप्यूटर का, मोबाइल फोन का यूज करते हुए पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं। पीवाईक्यू सॉल्व करने का आपको अच्छा रिजल्ट तभी मिलेगा जब वो पीवाईक्यू एक एग्जाम इन बेस्ड इन्वायरमेंट में सॉल्व किया जाए। अपने पास, आपके पास मोबाइल फोन है, आपके घर में वॉच है, आप एक फिक्स टाइम अपने आप को दीजिए। पीवाईक्यू भी 80 मार्क्स के होते हैं, या आप सैंपल पेपर भी उठाएंगे तो बिल्कुल बोर्ड पैटर्न पर होता है। आप उन्हें जब लगा रहे हो, बहुत ईमानदारी से लॉयल होकर सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप 80 क्वेश्चन लगा 80 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, आपने 10-20 क्वेश्चन उसमें से स्किप कर दिए, तो 10-20 क्वेश्चन स्किप करने के बाद भी आप लॉयल्टी से उसे पूरा रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन सारे सॉल्व करिए। नेक्स्ट जब आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लें और समझ में आ जाए कि नहीं अब इससे ज्यादा मैं नहीं सॉल्व कर पाऊंगा, तब आप उस क्वेश्चन पेपर को बंद करिए और फिर अपनी प्रॉब्लम्स को, चाहे वो आप गैजेट्स के इस्तेमाल से, या आप लेक्चर्स को देखकर, या बुक से रिवाइज करके उन प्रॉब्लम्स को बिल्कुल उसी टाइम एट अ टाइम बिल्कुल फिक्स कर दीजिए कि नेक्स्ट टाइम अगर मुझे पीवाईक्यू में ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं तो मुझे किसी तरह की प्रॉब्लम फेस नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से अगर आप स्मार्ट सिलेक्शन करते हैं कि इस समय मुझे क्या पढ़ना चाहिए, सारा सिलेबस इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसमें से कुछ चीजें हाईली रिपीटेड होती हैं, कुछ चीजें हॉट्स होती हैं, हाई ऑर्डर होती हैं, जिनको बार बार पूछा जाता है। तो आंसर राइटिंग जब आप यहां करके जाएंगे, एक एनवायरनमेंट आप पहले से बना कर रखेंगे, अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छा रखेंगे, तो नो डाउट आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा और इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब स्मार्ट सिलेक्शन कैसे करें, हम क्या डिसाइड करें कि किन चैप्टर्स को हमें ज्यादा पढ़ना है और किन चैप्टर्स को कम पढ़ना है। देखिए डिजिटल ये दुनिया है, आज हर चीज डिजिटली अवेलेबल है। कभी आप सीबीएसई की वेबसाइट्स पे विजिट करें तो आपको मिलेगा कि हर एक सब्जेक्ट से, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, सिविक्स हो, इवन फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी हो, या मैथमेटिक्स ही क्यों ना हो, हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस सीबीएसई की वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। 2025-26 का सिलेबस। और उन सिलेबस में जब आप जाएंगे, उनके पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, तो चैप्टर वाइज वेटेज दिया हुआ है। वेटेज इन द सेंस कि किन चैप्टर्स से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, है ना, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो जिनमें ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन बन रहे हैं या जिसमें वेटेज ज्यादा दे रखा है, उन चैप्टर्स को फोकस ज्यादा करें। दूसरी चीज,
एक जो सबसे बड़ा आपके सामने चैलेंज है वो है कि इस क्रूशियल टाइम में अपने मोस्ट वीक एरिया को कवर करना। कि अगर मैं देख रहा हूं कि मैं फिजिक्स लगाता हूं, थियरी लगा लेता हूं, या मैं दूसरे फिगर बेस्ड क्वेश्चन लगा लेता हूं, लेकिन मैं न्यूमेरिकल्स सॉल्व नहीं कर पाता, तो न्यूमेरिकल्स के लिए अपने आप को फिक्स करिए कि मैं डेली 40-50 मिनट 60 मिनट न्यूमेरिकल्स लगाऊंगा और न्यूमेरिकल्स को टाइम दूंगा, जिससे आपके न्यूमेरिकल्स भी स्ट्रांग हो जाएंगे। तो वीक एरियाज पर काम करने का यही सबसे बेस्ट टाइम है, क्योंकि यही वीक एरियाज या तो आपके मार्क्स पूरी तरह से कम करा देंगे, और या तो आप इस पर अच्छी तरह काम कर ले जाएंगे, तो ये वीक एरियाज आपको एक अच्छा मार्क गेन करने में हेल्प करेंगे। तो अगर इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, और उनके आंसर्स आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे, और अपनी प्रिपरेशन बनाए रखिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और जितना ज़्यादा आप खुद को समय देंगे उतना ही एग्ज़ाम में आपको मदद मिल पाएगी। 80% टाइम अपना यूटिलाइज करिए इस समय पढ़ाई में, तैयारी में, और साथ साथ मैं ये भी कहूँगा स्ट्रेस मत लीजिए, किसी तरह का तनाव मत लीजिए। ऐसा ना हो कि आप एग्ज़ाम से पहले बीमार पड़ जाएं। अपने आप को स्वस्थ रखिए, इस बाहरी वातावरण से, इस ठंडक के मौसम में अपने आप को बचा कर रखिए, और स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए। हर एक सब्जेक्ट 1 घंटा पढ़ने के बाद, 2 घंटा पढ़ने के बाद कम से कम 20 से 30 मिनट का ब्रेक जरूर लीजिए। 20 से 30 मिनट का ब्रेक आपको एक रिफ्रेशनेस प्रोवाइड करेगा, आपका माइंड एक्टिव रहेगा। लेकिन उन 20 to 30 मिनट्स के ब्रेक में बिल्कुल किसी तरह के गैजेट्स मत यूज करिए। आप अपने आप को कुछ समय तक एक तपस्या की स्थिति में डाल सकते हैं कि मैं इन 30 डेज तक अपने आप को रील्स से, यूट्यूब, अननेसेसरी वीडियोस से दूर रखूंगा। हाँ, अगर आपको कोई एजुकेशनल वीडियो देखनी है, किसी चीज को समझना है, तो उसके लिए गैजेट्स का बिल्कुल प्रॉपर यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका मिस यूज नहीं करना है। घूमना टहलना बंद करिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करिए, और आप सभी को आने वाले बोर्ड एग्जाम की अग्रिम शुभकामनाएं। अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन होता है, बिल्कुल मैं आपके लिए सदैव तैयार हूं। धन्यवाद।